हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। तो जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, आज हम उसको और आगे बढ़ाने आए हैं। यानी जो हमारा अपवाह तंत्र चल रहा था, अपवाह तंत्र में हम आज एक और नया चैप्टर जोड़ने आए हैं। और इसको बढ़ाने से पहले, यानी आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं आप लोगों को एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि पिछले वीडियोस में आपको अगर कोई भी दुविधा हुई हो, कोई भी डाउट हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स मेरी ये क्लास पहली बार ले रहे हैं, उनको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ मैं इस क्लास के बारे में। तो ये जो क्लास है वो जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, बिहार का पीएससी, झारखंड, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उनके लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, एनडीए के लिए, और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। और जैसे मैं पढ़ाते चलता हूँ वैसे ही आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। जो जो बातें मैं बताता हूँ उनको थोड़ा गौर से सुना कीजिए, ठीक है। और जो अपने चैनल का नाम क्या, इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और जो अभी मैं सीरीज स्टार्ट कर की है, पहले मैंने बोर्ड के द्वारा पढ़ाया था, अभी मैं बाय ऐप के द्वारा पढ़ाता हूँ। तो इस क्लास को मैंने जो नाम दिया है वो क्या दिया है, 2.0, मतलब दूसरा वर्जन, सीधी बात ये है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी की क्लास है और ज्योग्राफी की जो क्लास है वो मीडियम क्या रहेगा या माध्यम क्या रहेगा हमारा, हिंदी। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स ये सोच के बैठे हों कि पता नहीं सर पूरी क्लासेस कराएंगे कि नहीं कराएंगे, तो ये अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं जो भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी की मैं सारी क्लासेस कराऊंगा, ठीक है ना। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप साथ साथ में पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक था अपवाह तंत्र। क्या टॉपिक था हमारा, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हमने कुछ नदियाँ देखी थी। पहली बात तो हम समझा था हमने कि अपवाह तंत्र हमारा होता क्या है, तो हमने अपवाह तंत्र को समझा था। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है, उसको हमने समझा। उसके बाद हमने जो भारत का अपवाह तंत्र को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हिमालय का, एक मिनट, ठीक है। तो जो भारत का अपवाह तंत्र था उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में। एक था हिमालय का अपवाह तंत्र, यानी हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो। दूसरा था जो प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियाँ बहती हैं वो, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत क्या था वो मैंने आपको समझा चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना। तो जिन लोगों को नहीं पता वो पुराने वीडियो से समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो हिमालय के अपवाह तंत्र को हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने 2 वीडियो बना भी लिए, यानी 2 क्लासें हमने उसमें ले भी लिए, ठीक है। उसमें हमने पहले पढ़ा था कि हिमालय अपवाह तंत्र होता क्या है और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र होता क्या, दोनों में डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने हिमालय की जो नदियाँ थी, इनकी प्रमुख जो नदियाँ हैं वो कितनी हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो हमने इसमें से सिंधु नदी को देख लिया था और गंगा नदी को देख लिया था। आज हम जो नदी देखेंगे वो कौन सी नदी देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे, ठीक है। ठीक है। तो पिछले वीडियो यानी पिछले 2 क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हुआ या मैंने बोर्ड के द्वारा जो भी आपको पढ़ाया था वहाँ पर भी अगर आपको कोई भी डाउट मिलता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको दूर करूँगा, ठीक है। तो हमने ये कल पूरा पढ़ लिया था, इसको समझ लिया था, ठीक है। उसके बाद जो गंगा नदी थी हमारी, उसकी जो सहायक नदियाँ थी जैसे यमुना हो गई, ठीक है, उनको हम देखेंगे ताकि जो हमारी नदियाँ सारी कवर होती जाएंगी, ठीक है। देखिए,
गंगा नदी से मिलने वाली सहायक नदियाँ। अभी इससे पहले हमने सिंधु नदी पढ़ा था, तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो महत्वपूर्ण थी, भारत में बहती हैं, उनको हमने देखा था। उसके बाद जो गंगा नदी हमने पढ़ी, उसकी सहायक नदियों को हम देखेंगे, ठीक है। तो गंगा यमुना नदी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी कहीं किसी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप इसको करेंगे, ठीक है। तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ये हमारा हो गया पहला MCQ। क्लियर। जो निकलती कहाँ से है, यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ पड़ती है, उत्तरकाशी, ठीक है। तो उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर दूर एक जगह स्थित है। कौन सी जगह है, गढ़वाल। आपसे गढ़वाल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही पूछा जाता है, ठीक है ना। या तो आपसे उत्तरकाशी पूछ लेंगे, या आपसे ये मतलब ऑप्शन में कोई भी दे दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। और प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है, ये किसी समुद्र वगैरह में नहीं मिलती है। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो ये किसी समुद्र में ना मिलती हुई कहाँ पर मिलती है, ये गंगा नदी में। गंगा नदी पे पहले दूसरा क्वेश्चन में आपको यहाँ, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा तो इसकी सहायक नदी से हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये इलाहाबाद में, यानी प्रयाग इलाहाबाद में कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो हर लाइन से क्वेश्चन बनाते हुए चलोगे तो हम जैसे टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो वहाँ पर आपको वो सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। इसकी अगर हम कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करें तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा। यहाँ पे बतवा लिखा है ना, बेतवा है, ठीक है ना। कैन, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट जो पूछे जाते हैं उसकी अगर हम बात करें तो यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमालय के हिमाच्छेद का मतलब बर्फ़ से ढका हुआ एरिया के बंदरपुंछ। कौन सी जगह, बंदरपुंछ। और कितनी ऊंचाई से गिरती है ये, 6200 यानी 6200 मीटर से 7 से 8 मील उत्तर पश्चिम कालिंद पर्वत। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, मैं आपको एक बार इरेज करके समझाता हूँ। मेन पॉइंट आपको वही याद रखना है, ठीक है। देखिए, पहली बात तो आपसे बंदरपुंछ ये याद रखना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको पर्वत याद रखना है, कौन से पर्वत, कालिंद पर्वत से, ठीक है। और इसमें आपको कुछ भी याद रखने योग्य बात नहीं है, ठीक है। इसके जो अगर उपनाम, जैसे इसके पिता, इनके पिता सूर्य इसके पिता माने जाते हैं, मृत्यु के देवता यम इसके भाई माने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण इसके पर स्वीकार किए गए। मतलब ये तो धार्मिक बात है, तो ये एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, ठीक है। पश्चिमी हिमालय से निकलकर यह उत्तर प्रदेश हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफ़र करती हुई ये सहारनपुर, एक जगह का नाम है सहारनपुर। सहारनपुर में ये किस पे पहुंच जाती है, ये सहारनपुर में जाकर इस नदी के जो भी तथ्य, जैसे जो हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दिए गए, वो थोड़े कम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो आपको कम याद रखना, और याद नहीं रखें तो भी चल जाएगा। देखो, मैंने अभी क्या बताया था कि ये इसकी दोहरा देता हूँ मैं। पश्चिमी हिमालय से निकलकर यह उत्तर प्रदेश के हरियाणा की सीमा के सारे 95 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये सहारनपुर से मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ये दिल्ली, आगरा से होती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी जो कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो उसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई 1385 किलोमीटर यानी 1385। और इस नदी को गंदे नाले की या नाले की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जब ये आगरा होती हुई और मथुरा होती हुई जब प्रवेश निकलती है
तो क्या होता है, इसमें सीवर का पानी इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका पानी बहुत ख़राब हो जाता है। और अगर आप कभी जाओगे, जैसे आगरा गए, आगरा से अगर आप देखोगे इस नदी को, सॉरी ताजमहल गए, ताजमहल से अगर आप इस नदी को देखोगे तो आप पाएंगे कि इस नदी का पानी बहुत ही बेकार, यानी बहुत ही गंदा दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम देखेंगे वो नदी है हमारी चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी से अगर मैं बात करूं तो इससे आपको एक चीज़ याद आती है, चंबल का बीहड़। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, कौन सी मूवी, पान सिंह तोमर उसमें, और डकैत मूवी सनी देओल की, तो उसमें आपको इसका बीहड़ बहुत अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है ना। और अभी हाल ही में एक बहुत चर्चित मूवी है, उसका नाम है 12th फेल। एक आईपीएस ऑफिसर है मनोज शर्मा, ठीक है, उनकी एक रियल बेस्ड स्टोरी पर बनाई गई मूवी है। तो जो आईपीएस मनोज शर्मा जी हैं, सर हैं, वो भी मुरैना का एक पास एक तहसील है, एक जौरा, ठीक है ना, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। वो भी चंबल के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो हम देखेंगे चंबल नदी को। चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर जिले के, इंदौर के एक जिला तहसील है या गांव को ही मान सकते हैं, महू। तो आपका पहला क्वेश्चन इस नदी से बनेगा कि चंबल नदी का अगर ज़िले की बात करें तो कौन से ज़िले से इसका उद्गम होता है, इंदौर ज़िले से। अगर कहीं गांव या तहसील की बात करें तो कहाँ से होता है, या कस्बा की बात करें तो महू तहसील से। और अगर पहाड़ी की बात करें तो कहाँ से होता है, जाना पाव। 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेंगे। 3 क्वेश्चन क्या बनेंगे, अगर आपसे तय जिला पूछा जाता, पहली बात आपसे अगर राज्य पूछा जाता है तो एमपी राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य, एमपी। अगर आपसे जिला पूछा जाता है तो इंदौर। इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छता जो रैंक सूचकांक होता है उसमें 7वीं बार प्रथम स्थान पर आया है, ठीक है ना। अगर आपसे तहसील पूछा जाए तो महू तहसील। अगर आपसे पहाड़ी पूछा जाए तो जाना पाव पहाड़ी, ठीक है ना, क्लियर। अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको टिक लगा के आना है, ठीक है ना। अगर इसे इसकी हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 965 965 मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा बनाते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश के ज़िले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। ये किसी समुद्र या झील में नहीं मिलती है, ये किस नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। इसका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा, बनास, ठीक है ना। और ये गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है, इसकी मैं जो भी इस पर जलप्रपात है उसकी मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर आप बहुत पूछा भी जाता है, ठीक है, इस पर एक जलप्रपात है, वो जलप्रपात कौन सा है इस पर, चूलिया जलप्रपात, ठीक है ना। और तथा पाताल पानी। इसकी एक महत्वपूर्ण बात है, इस पर जो भी परियोजना यानी बांध है उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पे राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, गांधी सागर मंदसौर में, जवाहर सागर कोटा में। तो इसकी एक ट्रिक है, जो भी इस नदी पर, चंबल नदी पर जितने भी परियोजनाओं को या हम क्या बोलते हैं, बांध बोलते हैं, तो जितने भी बांध या परियोजना है उनकी ट्रिक है गरज। गा से क्या हो गया, गांधी सागर, ठीक है। रा से क्या हो गया, राणा प्रताप सागर, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें जा से, तो जा से क्या हो गया, जवाहर सागर। ये 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं इस पर, या 3 महत्वपूर्ण बांध हैं इस पर। तो आपको ये क्या करते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है साथ में। ट्रिक क्या है, गरज, ठीक है।
क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे बेतवा नदी को, ठीक है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। बेतवा नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? बेत्रवती है। और मध्य प्रदेश के जितने भी क्वेश्चंस अगर पेपर होते हैं उनमें अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बेतवा नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका कारण क्या है? इसका मैं कारण बताता हूँ। इसका जो कारण है वो सिंचाई है, क्योंकि जैसे गंगा नदी भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाली नदी है, वैसे ही मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो बेतवा नदी बहुत ज़्यादा, जो भी बुंदेलखंड का एरिया है वहाँ पर क्या करती है? बहुत ज़्यादा सिंचाई करती है, इसलिए इस नदी को गंगा की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। क्लियर। और इसकी अगर हम इसका उद्गम देखें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है रायसेन जिले के कुमरा गांव। पहली बात फिर से याद रखना, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो उद्गम है, उद्गम पहला अगर बात पूछी जाए आपसे जिला, तो जिला कौन सा होगा? रायसेन होगा। अगर गांव पूछा जाए तो कुमरा गांव होगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 380 किलोमीटर है। ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के में एक जगह हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हो गई? चंबल भी किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना की सहायक नदी हो गई, ये भी सहायक नदी होगी। तो आपको हर एक जगह से याद रखना है कि कौन सी जगह पर ये यमुना में मिलती है, किसकी सहायक नदी है, कितनी लंबाई है, कहाँ से निकलती है, इसको किसकी संज्ञा दी गई है, इसका जो उपनाम है वो क्या है, ये सब आपको याद रखना है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? बीना, दसान, जामनी, ठीक है ना। इस नदी पर जो बनाया गया परियोजना या बांध है वो कौन सा है? माता टीला बांध। तो आपको हर चीज़ से क्वेश्चन बनाते हुए चलना है। आप ऐसा कीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने मेरी अभी क्लास ले ली, उसके बाद आप क्या करेंगे? जो सारे क्वेश्चन जो भी बन रहा है उसको एक साइड लिख लीजिए, ठीक है ना। क्लियर। ठीक है, इसको एक साइड लिखने के बाद, एक मिनट, ठीक है। तो मैंने क्या, जैसे कि आप जो भी मैं कराता हूँ उसके आप क्वेश्चंस बनाते, एक पेज ले लीजिए या आप अलग से नोट्स बनाइए। तो एक तरफ से आप क्या करते जाएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर बनाते जाएंगे, MCQ। एक मिनट, ठीक है। इसके आप MCQ बनाते चल रही साथ में। तो क्या होगा, जैसे आप शॉर्ट नोट्स की तरह अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद होते जाएंगे और जल्दी भी याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली नदी कौन सी है? सोन नदी। ये सीधी गंगा में मिलती है। हमने मैप के द्वारा आपको बताया था कि ये सोन नदी और यमुना नदी जो दाईं ओर से नदी मिलती हैं वो सीधी कहाँ से मिलती हैं? गंगा नदी में जाकर मिलती है। सोन नदी का जो उद्गम होता है वो अनूपपुर, जहाँ से हम आगे पढ़ेंगे अमरकंटक, नर्मदा पढ़ेंगे, नर्मदा का भी कहाँ से होता है? यहीं से होता है। तो अगर ज़िले की बात पूछी जाए तो अनूपपुर, और अमरकंटक एक पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। यहीं से किसका उद्गम होता है? नर्मदा नदी का, ठीक है ना। तो सोन नदी की अगर हम लंबाई की बात करें 780 किलोमीटर है। इस नदी को स्वर्ण नदी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना, इस पर कौन सी परियोजना है? वो बाण सागर परियोजना, ठीक है ना। तो बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है। और ये कौन से राज्यों की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है? रिहंद, जोहिला, इसकी सहायक नदियाँ। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है, ठीक है। फिर आती दामोदर। यह दामोदर नदी कहाँ से उसका उद्गम होता है? झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी से आपको एक चीज़ याद आई होगी, कल हमने जैसे गंगा नदी पढ़ा था, उसकी एक वितरिका निकली थी, उसका नाम क्या था? हुगली। तो दामोदर नदी उसी में जाकर दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है।
इस पर एक परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, 1948 में उसकी स्थापना की गई थी, उसको बनाया गया था। क्लियर। उसके बाद अगली जो नदी है वो कौन सी नदी है? घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार के मापचा चुंग हिमनद से होता है, ठीक है ना। तो तिब्बत के पठार और मापचा चुंग हिमनद, हिमनद का मतलब या ग्लेशियर मान लो, या आपको ऐसी नदी जो जिस बर्फ़ से जमी हुई हो, ठीक है ना। तथा बिहार के छपरा गांव में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो शारदा, राप्ती, छोटी गंडक। क्लियर। इस नदी को नेपाल में कर्नाली नाम से जाना जाता है। ये बहुत कम नदी पूछी जाती है, आप इसको याद रखना कि गंगा में मिलती है ये, ठीक है ना। कहाँ पर मिलती है? बिहार में जाकर, ठीक है। फिर अगली थोड़ी कम महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? गंडक, ठीक है ना। इसका उद्गम नेपाल में होता है, नेपाल हिमालय से होता है, सोनपुर में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। फिर उसको अगली नदी कौन सी है? कोसी। इसका जो महत्वपूर्ण बात है वो कौन सी है? इसी बाढ़ की विभीषिका के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी गंगा में मिलती है, बिहार में, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल के तिब्बत के गोसाई थान चोटी से होता है, ठीक है। ये इसकी थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। पर इसके बाद जो अगली हिमालय नदी है उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। इसको हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। तो इस नदी को, जैसे जो हिमालय की ये तीसरी प्रमुख नदी है, ठीक है ना। तो जो भी आपको, जैसे मैं नदियाँ करा रहा हूँ और इसकी सहायक नदियाँ करा रहा हूँ, तो आपको बस सेम टू सेम ऐसे ही बनाते हुए चलना है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी छात्र पहली बार पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको नहीं समझ में आता है कि वो कैसे नोट्स बनाएं, कैसे न बनाएं। तो आपको बस यही एक तरीका यह है, आपको आसानी से कुछ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हिमालय की कुछ नदियाँ हैं उनको अलग से पढ़ लेते हैं, या कुछ बच्चों को नहीं पता है कि हमें नदियाँ पढ़ना क्या है, कौन सी नदी हिमालय की है, कौन सी प्रायद्वीपीय है। तो बस आपको ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है। आपको एक तरफ से धीरे ज़रूर चलेगा, लेकिन जो दवाई धीरे काम करती है बहुत किफ़ायती होती है और नुकसानदेह भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही आपको पढ़ते हुए चलना है। तो अगली नदी हमारी और प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का अगर हम सबसे पहले हम कोई भी चीज़ अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? उद्गम। क्योंकि कोई चीज़ पहले उत्पन्न होती है, उसके बाद उसकी चर्चा होती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील कहाँ से होती है? हिमालय के उत्तर में। उत्तर का मतलब ये मान लो हिमालय, तो इसके उत्तर में कहाँ पर? यहाँ पर एक झील है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील के निकट एक जगह है या ग्लेशियर है, चेमयांगडुक। थोड़ा अजीब नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और जब इसका उद्गम होता है तिब्बत में, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। अभी जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसी को हम क्या करेंगे? मैप के अनुसार पढ़ते हुए चलेंगे। तो मैप के अनुसार जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो जो यहाँ पर मैंने जो भी कंटेंट आपको पैराग्राफ के थ्रू बताया है, वही आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, ठीक है। तो वहाँ से इसका उद्गम हो गया। कहाँ से उद्गम हो गया इसका? तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम हो गया, या यहाँ पर आपको ग्लेशियर बोला जाए तो चेमयांगडुक ग्लेशियर, ठीक है ना। ये यहाँ से होने के बाद जब ये बहती है, दक्षिण की ओर बहती है, हम इसको बोलें
दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई चलती है, ठीक है ना। तो ये नामचा बरवा एक पर्वत या पहाड़ी है, ठीक है। नामचा बरवा के निकट हिमालय को काटकर ये नदी क्या बहुत तीव्र तरीके से बहती है, बहुत तीव्र धारा में बहती है। तो ये क्या करती है, जो पहाड़ी होती है या छोटी छोटी पहाड़ी नुमा संरचना होती है, इसको काट देती है, ठीक है ना। तो वहीं पर ये क्या करती है, यहाँ पर ए टर्न बनाती, ए नहीं है यहाँ पर, गलत थोड़ा टाइप हो गया है। यहाँ पर क्या है, यू आकार के, कैसे जो भी इंग्लिश का यू आकार अल्फ़ाबेट होता है तो यू आकार का मोड़ लेती है। उल्टे यू, उल्टे यहाँ पर ए लिखा है तो ए उल्टा तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ए में क्या होता है, जैसे मान लो ए ये बना हुआ है तो ए में बीच में ऐसे डंडा लगा रहता है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, उल्टे यू आकार, उल्टा यू, ठीक है। ऐसे यहाँ से प्रवाहित होती हुई ऐसे एकदम मुड़ जाती है, ठीक है ना। या उल्टे यू आकार का टर्न लेते हुए ये क्या करती है, गौज का निर्माण करती है और भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में ये प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, दिहांग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। कुछ दूर तक दक्षिण पश्चिम की दिशा में ऐसे आई ये नदी, ऐसे बहती हुई, यहाँ से इसने यू आकार के मोड़ लिया, फिर ये कैसे बहती, ऐसे। तो ये 4 दिशाएं हमारी होती हैं। तो पहले ये ऐसी बहती हुई आ रही, इस दिशा को मैंने क्या बताया था, दक्षिण पश्चिम बताया था, दक्षिण पूर्व बताया था। फिर यहीं से उल्टे यू आकार का मोड़ लेकर ये किधर बहती है, दक्षिण पश्चिम में बहती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने के बाद इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे से आकर इसमें मिल जाती है। कौन सी 2 नदियां, दिबांग और लोहित, ठीक है, इसके बाएं किनारे पे आकर मिलती हैं। इसके बाद इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, पहले ये लोह किस नाम से थी, दिहांग नाम से थी। यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट, थोड़ा एरो दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले ना। मेरे को इसकी सेटिंग ना थोड़ी कम आती है। ठीक है। तो जब ये भारत में प्रवेश करती है तो किस नाम से इसको जाना जाता है, दिहांग नाम से। किस नाम से जाना जाता है इसको, दिहांग नाम से। जब इसमें बाएं किनारे से कौन सी 2 नदियां मिलती हैं, एक दिबांग, दूसरी लोहित। जब ये दोनों नदियां मिलने के बाद इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसको पहले ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता था, इसको बाद में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना गया था, ठीक है ना। बाद में कब, जब दिबांग और लोहित इससे मिल जाती हैं। तो हर बात आपको मैं हर क्वेश्चन में थोड़ा बताना या हर टॉपिक में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बस आप समझते चलना क्या कि हर लाइन से क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बनाते हुए चलना है। क्लियर हो गया ना। इसके ब्रह्मपुत्र बनने के बाद अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदी पहली धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, पगलादिया, ठीक है ना, ये इसके सहायक नदियां हैं। और इसकी जो कुल लंबाई यानी तिब्बत और भारत जो भी यहाँ पे बहती है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और अगर इसके हम भारत में लंबाई बात करें, बहती है कितनी बहती है, 916 किलोमीटर बहती है, ठीक है ना। असम के धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र दक्षिण दिशा में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यानी गंगा नदी के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है छोड़ो, गंगा नदी के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से गंगा नदी ऐसे मान लीजिए गई, ठीक है ना, यहाँ से निकलती हुई ऐसे गंगा नदी आई, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई। तो ये जमुना नदी बांग्लादेश में कहलाती है और ये पद्मा कहलाती है। कौन सी कहलाती है, पद्मा। तब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो कौन सी नदी का निर्माण करती हैं,
मेघना का, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर सब दिया गया है, यहाँ पर आपको बार बार पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, मेघना नाम से जानी जाती है और इसमें और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है, ठीक है। इसको अगर भाई मैप के अनुसार हम समझें तो मैप के अनुसार आप कैसे समझेंगे इसको, देखिए। तो यहाँ मान लीजिए मानसरोवर झील है, ठीक है ना। यहाँ से बहती हुई ये नदी आ रही है, इसको यहाँ किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में? सांगपो। मैंने इसीलिए आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, मैप बनाकर पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ पर मैप बनाया है, आप इस मैप को फॉलो ना कीजिए। जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो आप क्या करेंगे, वो गूगल से कोई भी मैप आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। गूगल से आप मैप निकालेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी विथ मैप, ठीक है ना। तो आप उसको ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या होगा, बहुत आसान होगा याद करने में और भूलेंगे नहीं। पहली महत्वपूर्ण बात ये है। तो इसको तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ये बहती हुई, यहाँ पर आप देख रहे हैं अचानक एकदम ये मुड़ी है, ठीक है। इसका कारण मैं आपको बता सकता हूँ, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से मान लीजिए ये बहती हुई गई तो सामने कहीं ऐसा पर्वत पड़ गया जो ये काट ना सकी, ये नदी काट नहीं पाई। तो ये क्या कर गई, भारत में प्रवेश कर गई। यहाँ पर इसको ऐसा रास्ता मिला जिसको ये नदी क्या कर सकती थी, आसानी से काट सकती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर उल्टे यू आकार की, ए इसलिए नहीं बोला क्योंकि ए में आपको पता ए कैसे बनता है, ऐसे। तो उल्टे यू आकार का यहाँ पर ये नदी इसमें प्रवेश कर गई, ठीक है। कहाँ से करती है, नामचा बरुआ, ठीक है। राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ये करती हुई, यहाँ पर नदी नहीं दी गई, यहाँ से कौन सी नदी आई, गंगा नदी इसमें आकर मिल गई। पद्मा और गंगा दोनों क्या मिल जाती हैं, बना देती हैं मेघना। मेघना जाकर किस में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर हो गया। तो आज जो हम नदियाँ हमने पढ़ी हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी तक, जहाँ पर भी आपको कोई भी डाउट हो या कोई ऐसा लगे कि सर ने गलत पढ़ाया है, तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई बात नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, अगर गलत लगता है तो। क्लियर हो गया, ओके। तो आप मैप के अनुसार पढ़ते हुए चलिए और प्लीज़ आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, ताकि व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर होंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं अच्छे से पूरी ज्योग्राफी ख़त्म करा पाऊँगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।